So now let's discuss Protonema in little bit of detail. Protonema consists of two types of branches. Yes, there's presence of the two types of the branches, that is rhizoidal branches which are non-green. These branches, they are subterranean. Then green branches, they are chloronymous and they are epiterranean. ये जो ग्रीन ब्रांचेस हैं, इसके अंदर दो तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं. Yes, two type of the filaments they are present. That some of the filaments they are prostrate. ग्रीन ब्रांचेस में कुछ फिलामेंट जो है वो प्रोस्ट्रेट है. सम ऑफ द फिलामेंट्स दे आर इरेक्ट. दे आर इरेक्ट. अब ये जो प्रोस्ट्रेट फिलामेंट है, दे कैन फर्दर ब्रांच. दे कैन फर्दर ब्रांच एंड एट द टिप. And at the tip, they can again form protonema-like structure. ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोस्ट्रेट फिलामेंट है इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है और ये जो इरेक्ट फिलामेंट है इनकी लिमिटेड ग्रोथ है. अब ये जो प्रोस्ट्रेट फिलामेंट है आप देख रहे हैं ब्रांचिंग शो कर रहा है और ये जो टिप ऑफ ब्रांचेस है अगेन यहां पर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोटोनीमा फॉर्म होगा. जो प्रोटोनीमा स्पोर से बनता है, दैट प्रोटोनीमा इज नोन एज प्राइमरी प्रोटोनीमा. तो ये जो प्रोटोनीमा है ये स्पोर से बना है, आप इसको कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा. और ये जो प्रोटोनीमा यहां पर फॉर्म हुआ है बाद में, दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा. So please keep this in mind. स्पोर से जो प्रोटोनीमा बनेगा दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोटोनीमा. और उसके अलावा स्पोर के अलावा अगर कहीं से भी प्रोटोनीमा फॉर्म होगा देन इट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा. Now over the secondary protonema there is presence of buds. The buds, they will sprout, results in the formation of leafy shoot. Or you can say there is formation of leafy gametophyte. So you're getting the sequence. स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स. The buds they will form, they will spout and results in the formation of leafy gametophyte. Once the leafy gametophyte will form, this protonema, this filamentous structure, it will degenerate. So we can say here that in the bryophytes, in the mosses, the first stage of gametophyte is protonema, which is filamentous. It is short-lived. Short-lived because it will degenerate. Second stage of gametophyte, that is leafy. It is comparatively long-lived and the function of the leafogametophyte is that it results in the formation of sex organs. तो प्रोटोनीमा से कैसे लीफी गैमेटोफाइट बनेगा, दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आफ्टर दिस आई विल बी डिस्कसिंग द स्पोरोफाइट फॉर्म्ड इन द फ्यूनेरिया. So let's discuss now sporophyte.
I am forming here young sporophyte. ये मैं यंग स्पोरोफाइट बना रही हूं. ये जो पार्ट है, दिस इज फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज capsule. Now the young sporophyte, it is covered, it is protected. ये जो young sporophyte है, it is protected with the help of covering. ये जो covering यहां पर बनी है, this covering, it is known as calyptra. This calyptra is formed from venter. इस कैलिप्ट्रा की फॉर्मेशन वेंटर से हुई है. अगर वेंटर से कैलिप्ट्रा फॉर्म हुआ है तो नाउ यू कैन इजीली टेल मी व्हाट इज द प्लॉइडी फॉर द कैलिप्ट्रा. नाउ वेंटर इज द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट. Gametophyte is haploid, so that's why now this protective covering which is formed, that is also haploid in nature. अब ये जो स्पोरोफाइट है ये ग्रो करेगा, इसका साइज इंक्रीज होगा. साइज इंक्रीज होगा, कैलिप्ट्रा के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा एंड दिस कैलिप्ट्रा इट विल ब्रेक. So you can see here, सीटा elongate कर रहा है. सीटा elongate करेगा जिसकी वजह से the calyptra will break. कैलिप्ट्रा विल ब्रेक. कैलिप्ट्रा ब्रेक करेगा तो ये जो पार्ट है कैलिप्ट्रा का ये फ्री हो गया है. दिस फ्री पार्ट इट कैन बी इजिली रिमूव्ड. तेज हवा चलेगी तो ये जो फ्री पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा. बट यू कैन सी हियर सम पार्ट ऑफ द कैलिप्ट्रा इज स्टिल अटैच्ड. द रिमेन्स ऑफ द कैलिप्ट्रा, दिस रिमेन इज नोन एज vaginula. Right? Now what will happen next? कैप्सूल के अंदर ये जो मैं यहां पर पार्ट दिखा रही हूं, ये जो मैंने कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज operculum. Yes, this cap like structure is operculum. During the ड्राई कंडीशंस के अंदर ये जो ऑपरकुलम है, दिस ऑपरकुलम इज रिमूव्ड. जैसे ऑपरकुलम रिमूव होगा फ्रॉम द कैप्सूल तो कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे. लाइक दिस. सो आई एम नॉट फॉर्मिंग तो यहां पर आप देखिए ये मैंने बनाया ऑपरकुलम. ये ऑपरकुलम रिमूव होगा ड्राई कंडीशंस के अंदर और नीचे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे और ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं दे विल हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल. As I have discussed in the previous class that the most elaborate mechanism of spore dispersal is present in the bryophytes. सबसे elaborate mechanism है spore dispersal का bryophytes के अंदर और ये जो structure spore dispersal के अंदर help करेंगे, these are peristome teats. Yes, they will be helping in the spore dispersal. So here I will be showing longitudinal section of the capsule with all its detail. So let's make longitudinal section of spore sparing structure, that is the capsule.
Now, in the capsule, there is presence of 3 main regions. ये जो region मैंने यहां पर दिखाया है, yes, this one, this region is apophysis. ये जो region है यहां पर present होंगे spores. This is fertile region. This is theca. और ये जो मैं यहां पर cap दिखा रही हूं, this cap is operculum. Though I have removed the cap in this diagram, तो यहां पर मैं इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूं, operculum, and you know now that below the operculum there will be presence of teeth. There will be presence of peristome teeth. तो यहां पर ये peristome teeth present है, right? तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं कि एपोफाइसिस रीजन से स्टार्ट करते हैं ना. एपोफाइसिस रीजन के अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ग्रीन. Yes, this tissue is involved in the food synthesis. So this is green tissue, and this green tissue which is involved in the food synthesis, this is assimilatory one. Yes, so I am not making all the assimilatory tissue here. सिर्फ कुछ पार्ट में मैंने यहां पर ग्रीन सेल्स बना दिए हैं. On the outer side there is presence of stomata. स्पोरोफाइट में बाहर की तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट है. As I have already discussed, the stomata which are present here, they consist of only one guard cell, and this guard cell is annular in shape. It is ring-like. अब बीच में ये जो आपको strand नजर आ रहा है, yes, the strand which I have formed here. Yes, the strand which I have formed here, it is involved in the conduction of water and food. So this strand which is involved in the conduction of water and food, this is conducting strand. As I have discussed in the previous class, for the conduction of the water, the cells which are present, they are hydroids. And for the conduction of the food, the cells which are present, they are leptoids. तो एपोफाइसिस के अंदर ये conducting strand, this is assimilatory tissue, and on the outer side there is presence of the stomata. थीका के अंदर आप देखिए, थीका के अंदर ये जो रीजन है, this is sterile region. This sterile region, this is known as columella. So you please label this here. This is sterile region. That is columella. तो ये columella यहां पर मैंने बनाया. columella के दोनों तरफ this presence of sac, और इन sac के अंदर present होंगे spores. I have already discussed the spores which are present, they possess chloroplast. The spores, they are green. तो meiosis के बाद यहां पर spore sac के अंदर green spores form होंगे. So this spore sac, this is spore sac which contains green spores. So you please label this. This is spore sac. Spore sac के आसपास ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, these are air sac. Air sac. Air sac के बाद यहां पर भी कुछ green tissue, and you know what is the green tissue? It is known as, that is the
assimilatory tissue. एयर सैक के अंदर ये जो आपको फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, yes, these filaments, they are trabeculae. Now you can easily tell me what is the ploidy of the trabeculae. Now this is sporophyte. स्पोर को छोड़कर यहां पर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, all these cells they are diploid. So the trabeculae, they are also diploid in nature. तो ये मैं सीक्वेंस दोबारा रिपीट कर रही हूं. बीच में ये स्टेराइल पार्ट कोलुमेला, ये दो स्पोर सैक, then these are air sac which are acting like shock absorbent. Then this is assimilatory tissue. Small amount of the assimilatory tissue is present. This is operculum और operculum के नीचे ये पेरिस्टोम teeth. अब इन सारे स्ट्रक्चर में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा स्पोर डिस्पर्सल के अंदर? द स्ट्रक्चर विच विल हेल्प इन द स्पोर डिस्पर्सल, दैट इज द पेरिस्टोम टीथ. सो लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इट. नाउ द पेरिस्टोम teeth, they are acellular. पेरिस्टोम टीथ का जो टोटल नंबर है वो है 32 एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज. यस, 2 रोज के अंदर अरेंज्ड है, राइट. जो आउटर रो है दैट इज नोन एज एक्सोस्टोम. एक्सोस्टोम के अंदर 16 टीथ है. जो इनर रो है इसके अंदर भी प्रेजेंट है 16 टीथ एंड दिस इज नोन एज एंडोस्टोम. आउटर जो 16 टीथ है, इन टीथ के अंदर प्रेजेंट है हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स. Hygroscopic bands. Ab hygroscopic bands means they have the ability to absorb water, they have the ability to retain water, but in the inner teeth, these bands they are absent. इन दोनों teeth में से जो teeth spore dispersal के अंदर help करेंगे, which will help, which are responsible for the spore dispersal, that is आउटर टीथ, एक्सोस्टोम टीथ. तो देखिए यहां पर ये मैं आउटर टीथ बना रही हूं. आउटर टीथ, आउटर टीथ के अंदर प्रेजेंट है बैंड्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक. अब मैं बना रही हूं ये इनर टीथ्स. इनर टीथ्स के अंदर ये बैंड्स एब्सेंट है. तो ये हुए आउटर एंड दीज आर इनर. एंड यू नो द टीथ्स विच विल हेल्प इन द स्पोर डिस्पर्सल, दैट इज द आउटर टीथ्स. तो देखो अब स्पोर डिस्पर्सल कैसे होगा. व्हेन द कंडीशंस दे आर वेट, वेट कंडीशन है मतलब कि एनवायरमेंट के अंदर अबंडेंट वाटर प्रेजेंट है, एनवायरमेंट के अंदर अबंडेंट मॉइस्चर प्रेजेंट है. सो दीज हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स दे विल एब्जॉर्ब वाटर. जब हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, सो दीज टीथ दे विल बिकम टर्जिड. Yes, these teeth will become heavy. Water absorb kara, the teeth they become turgid, the teeth they become heavy. Agar teeth heavy हुए, so they will bend down. तो ये bend करेंगे. अगर teeth heavy है तो they will bend. अगर ये बेंड करे, द माउथ ऑफ द कैप्सूल विल क्लोज. इफ दे विल बेंड,
the mouth of capsule is closed, and under such condition the spore dispersal is absent. If the mouth is closed, the spore dispersal is absent. When the conditions are dry, अब क्या होगा? अब water loss होगा इन teeth से. Water loss is there. Water loss होने की वजह से now the teeth they will shrink. ये shrink करेंगे, इनका जो size है वो छोटा हो जाएगा. Are you getting this? तो पहले ये जो teeth थे ये turgid थे, अब ड्राई कंडीशन आएगी तो दे विल बिकम श्रिंक और इनका साइज छोटा होगा. अगर साइज छोटा होगा सो नाउ द माउथ विल ओपन. यस, द माउथ विल ओपन. अगर माउथ ओपन होगा सो अंडर सच कंडीशन नाउ द स्पोर डिस्पर्सल विल बी देयर. तो यहां पर जो स्पोर डिस्पर्सल हुआ वो कौन सी कंडीशन के अंदर हुआ? The spore dispersal is occurring during dry condition. Dry condition को आप क्या कहते हैं? Xerophytic condition. That's why this phenomena of the spore dispersal, yes, this process of the spore dispersal in the mosses, it is known as xerophagy. The spore dispersal is occurring during xerophatic condition. So this is known as xerophagy. So this is clear to all of you. Now another important thing I would like to discuss here कि outer teeth तो spore dispersal के अंदर involved है. Then what is the function of the inner teeth? यहाँ पर inner teeth का क्या रोल है? Inner teeth they are just acting like a barrier, जिसकी वजह से the mouth of the capsule is small. कैप्सूल का जो माउथ है वो छोटा होगा. कैप्सूल का माउथ छोटा होगा तो जिसकी वजह से at a particular period of time only small amount of the spores they are released. तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर teeth present है इनकी वजह से माउथ होगा छोटा. तो ये किसका काम कर रहे हैं? ये teeth बैरियर का काम कर रहे हैं. और यू कैन से these teeth which are present on the inner side they work like sieve. Yes, they work like sieve. They will allow the amount of spores. They will regulate the amount of spores which are released at a particular period of time. So this mechanism of spore dispersal in the veneria is very much clear to all of you. So this is all about the life cycle of veneria. Now after this I will be dealing only one more structure which is left in the bryophyte, that is gemma cup. So now I will be discussing gemma cup formed in one of the liverwort, that is markensia. तो यहां पर मैं मार्केंशिया की बॉडी फॉर्म कर रही हूं, मार्केंशिया का थैलस फॉर्म कर रही हूं. Yes, so this is dorsal surface, this is ventral surface और ventral surface पर present है rhizoids, unicellular unbranched rhizoids they are present. On the dorsal surface there is presence of gemma cups. These are gemma cups. Gemma cups के अंदर present हैं asexual buds
there is presence of, or you can say there is presence of vegetative propagules. जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो एसेक्सुअल बर्ड्स इस जेमा कप के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज जेमी. तो यहां पर मैं एक जेमी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूं. Yes, so you can see the structure of the jemmy. It is H shape. यहां पर प्रेजेंट है stalk. Stalk is present. These structures, they are green. They are multicellular. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जेमा से रिलीज होंगे, इस कप से रिलीज होंगे, और कप से रिलीज होने के बाद दी स्ट्रक्चर्स दे विल फॉल ऑन दी सॉइल, फॉल ऑन दी सबस्ट्रेटम. वहां पर ये स्ट्रक्चर्स जर्मिनेट करेंगे एंड आफ्टर द जर्मिनेशन ईच जेमा विल फॉर्म 2 bodies of Markensia. From each gemma there is formation of 2 bodies of Markensia. Now the one body is formed from this notch. एक इस notch से body बनेगी and one body it is formed from this notch. तो इसका मतलब one gemma, one bud, asexual bud, it has the ability to form 2 thalli of Markensia. Now here you have to tell me what is the ploidy of this gemma. अब इसकी ploidy क्या है? Now in the case of the bryophytes, the main body is haploid, that is gametophyte. तो इसका मतलब इस gametophytic body के ऊपर जितने भी structures present होंगे, they all are haploid in nature. So the ploidy here is N. So this is all about the bryophytes. Now after the bryophytes, now I will be starting with the next group in the plant kingdom, that is the pteridophytes.